हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमिडिटी के बारे में और इसके अलावा एक और टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ रेनफॉल। तो ये दो टॉपिक आज हम कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ह्यूमिडिटी होती क्या है। व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी होती है कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक जो हवा होती है वहां पे उस हवा के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है, उस हवा के अंदर वाटर वेपर्स कितने प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, राइट। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है कि पर्टिकुलर प्लेस पे, पर्टिकुलर टाइम पे वहां की जो हवा है उस हवा के अंदर वाटर वेपर का कंटेंट कितना है, उस वाटर वेपर का जो कंटेंट है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, राइट। ह्यूमिडिटी को हम मेजर करते हैं hygrometer से। किससे? hygrometer से इसको मेजर करते हैं। और एक और इंस्ट्रूमेंट है ह्यूमिडिटी को मेजर करने का, दैट इज स्लिंग साइक्रोमीटर। स्लिंग साइक्रोमीटर, राइट। तो ये दो इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे हम ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। दोनों के नाम याद रखने हैं। तो ह्यूमिडिटी क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर प्लेस पे हवा के अंदर जो वाटर वेपर्स का कंटेंट प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जिनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी मतलब कितनी कैपेसिटी है। जैसे हम बोलते हैं ना भाई इतनी कैपेसिटी है पढ़ने की, 8 घंटे की कैपेसिटी है, 10 घंटे की है, तो वैसे ही ये ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी में क्या आ जाता है कि एक सर्टेन टेम्परेचर में, एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर जो है, सर्टेन टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर जो है उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट कितना हो सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को कैरी करने की, मैक्सिमम कितना वो मॉइस्चर कंटेंट कैरी कर सकता है या रिटेन कर सकती है वो एयर जो है, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब उसकी मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है मॉइस्चर कंटेंट को कैरी करने की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर की, राइट, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक डेफिनेट टेम्परेचर पे पर यूनिट वॉल्यूम जो एयर है उसके अंदर टोटल मॉइस्चर कितना है, टोटल वेट ऑफ मॉइस्चर कितना है। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के अंदर क्या था कि वो कितना मैक्सिमम रिटेन कर सकती है, लेकिन यहाँ पे है जो एक्चुअल अमाउंट में कितना मॉइस्चर उसके अंदर है, टोटल वेट ऑफ मॉइस्चर कितना है हवा के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर में, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, राइट। दोनों जो टर्म्स है दोनों को याद रखना है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। नेक्स्ट आती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है कि 1 किलोग्राम ऑफ एयर के अंदर कितने ग्राम वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। 1 किलोग्राम एयर है, उसके अंदर कितने ग्राम वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। एक्चुअल में क्या होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में हम देखते हैं कि एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एयर के अंदर एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर कितना है। एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एयर है हमारे पास, तो उसमें हमने देखना है कि एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर कितना है, उसी एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर को हम बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसको हम डिवाइड करेंगे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के साथ और इसको 100 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास निकल कर आएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, राइट। तो डेफिनेशन में इन दोनों की इन्होंने डेफिनेशन ही दे रखी है। द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेंट इन द एयर हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर कैन होल्ड, मैक्सिमम कितना वो मॉइस्चर कैरी कर सकती है और एक्चुअल में वाटर वेपर उसमें कितने हैं, उन दोनों को हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन क्या होती है? कंडेंसेशन से पहले हम समझेंगे ड्यू पॉइंट के बारे में। ड्यू पॉइंट क्या होता है? ड्यू पॉइंट क्या होता है? ड्यू पॉइंट होता है कि जब एयर पूरी तरह से सैचुरेट हो जाती है। सैचुरेट हो जाती है मींस उसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% तक पहुंच चुकी है। एयर जो है प्रॉपर्ली सैचुरेट हो चुकी है, मतलब उसमें और ज्यादा आप वो मॉइस्चर कैरी नहीं कर सकती। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो उसकी है वो भी 100% तक पहुंच चुकी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% हो जाती है तो उसके बाद उस डेफिनेट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो एयर जो है वो और ज्यादा मॉइस्चर कैरी नहीं कर सकती, मतलब वो एयर जो है वो कंप्लीटली सैचुरेट हो चुकी है। तो वो जो एयर टेम्परेचर होता है उस एयर टेम्परेचर को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट, राइट। उस एयर टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? ड्यू पॉइंट। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो हमारे पास मैटर है, जो पानी है, मैटर बोल लो या पानी बोलो, क्योंकि पानी जो है उसकी स्टेट चेंज होती रहती है तो नाम भी चेंज हो जाता है, तो इसलिए बेटर वर्ड हम मैटर ही यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये जो मैटर है इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। कैसे? अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? पानी है, ओशियन है या कुछ भी है, रिवर है, कोई भी एक पानी का यहाँ पे सोर्स है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगी वेपोराइजेशन। क्या होगा? यहाँ पे वेपोराइजेशन होगी। वेपोराइजेशन होगी तो ये जो पानी है, पानी ऊपर पहुंचेगा, ऊपर जाकर इसकी क्या होगी? कंडेंसेशन और बादल बनेंगे। कंडेंसेशन यहाँ पे हो चुकी है। कंडेंसेशन होगी तो पहले ये लिक्विड स्टेट में था, पानी जो है ये लिक्विड स्टेट में था, इसकी वेपोराइजेशन हुई, कंडेंसेशन हुई, यहाँ पे ये आ गया गैसियस स्टेट में, जब यहाँ पे क्लाउड्स बने। उसके बाद जब यहाँ पे हवा पूरी तरह से सैचुरेट हो जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगी यहाँ पे प्रेसिपिटेशन, बारिश शुरू होगी, राइट। यहाँ पे होगी प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन होगी तो अब यहाँ पे ये जो गैसियस फॉर्म में थे, ये क्लाउड जो गैसियस फॉर्म में यहाँ पे पानी पड़ा था, तो ये कौन सी फॉर्म में यहाँ पे चेंज हो जाएगा? अगेन लिक्विड की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में ये वापस अर्थ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंडेंसेशन के अंदर यहाँ पे मैटर की फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। यहाँ पे गैसियस थी, गैसियस से चेंज होकर वापस ये लिक्विड फेज में फिर से आ रहा है। मींस कि यहाँ पे जो वेपोराइजेशन हुई थी, वेपोराइजेशन का प्रोसेस ही यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। वेपोराइजेशन में क्या था? लिक्विड से गैसियस स्टेट में मैटर आया, लेकिन अब कंडेंसेशन में क्या हुआ? गैसियस स्टेट से वापस लिक्विड स्टेट में आ गया यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन जो है, कंडेंसेशन का जो पूरा का पूरा ये प्रोसेस है, ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन द एयर। अब कंडेंसेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, जैसे कि स्मोक हो गया। स्मोक क्या होता है? स्मोक का मतलब होता है स्मोक प्लस फॉग। अब देखो, एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे ऑलरेडी फॉग प्रेजेंट है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो एयर में सस्पेंडेड है उसको हम बोलते हैं फॉग। अब एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे फॉग ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन वहां पे स्मोक भी है, किसी भी वजह से। इंडस्ट्रियल एरिया हो सकता है या कुछ ऐसा एरिया हो सकता है, यहाँ पे स्मोक बहुत ज्यादा है, तो वहां पे स्मोक भी प्रेजेंट है फॉग के साथ। तो फॉग एंड स्मोक दोनों जब मिक्स अप होते हैं तो उसको बोलते हैं स्मॉग, स्मोक, राइट। नेक्स्ट आती है हमारी टर्म फॉग। फॉग क्या होता है? फॉग होता है हमारा जो लोअर एटमॉस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर। एटमॉस्फेयर की हमने लेयर्स पढ़ी थी ना, तो लोअर लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का भी जो लोअर वाला पार्ट है, लोअर लेयर जो है, लोअर लेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड है इधर उधर हवा में, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है जो इधर उधर घूम रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फॉग। ये कोई ऐसा नहीं है कि प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है, फॉग एक अलग टर्म है, प्रेसिपिटेशन के साथ इसको कंफ्यूज हमें नहीं करना। जो वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में ही इधर उधर घूम रहे हैं लोअर एटमॉस्फेयर में, उसको बोलते हैं फॉग।
अब फॉग में क्या होता है, फॉग की जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो फॉग में विजिबिलिटी होती है वो 1 किलोमीटर से कम होती है, 1 किलोमीटर से कम विजिबिलिटी है, तो वहां पे हम उसको नाम देंगे फॉग का। अब फॉग से रिलेटेड एक और टर्म है, दैट इज हेज। हेज क्या होती है, अगेन ये भी वाटर पार्टिकल्स ही है जो एटमॉस्फेयर में कंडेंस हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो विजिबिलिटी है वो रहती है 1 से 2 किलोमीटर के बीच में। हेज में विजिबिलिटी 1 to 2 किलोमीटर के बीच में है, फॉग के अंदर जो विजिबिलिटी है वो है दैट इज लेस देन 1 किलोमीटर। नेक्स्ट टर्म आती है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या है, अगेन ये भी एक मॉइस्चर ही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये जो मॉइस्चर है ये अर्थ के सरफेस पे आ गया है, ग्राउंड सरफेस पे है। अब होता क्या है, सर्दियों में कई बार आप देखते हो ग्रास देखते हैं या कोई भी प्लांट्स देखते हैं तो उसमें वाइट वाइट सा सुबह कुछ जम जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या होता है कि अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये ग्राउंड के सरफेस पे पहुंचे, जो भी ग्रास है या प्लांट्स है उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आए और वो डायरेक्टली कंडेंस होकर आइस की फॉर्म में चेंज हो गए। क्योंकि जो कंडेंसेशन यहाँ पे हो रही है फ्रॉस्ट के केस में, जो कंडेंसेशन होती है ये होती है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, जिसकी वजह से ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये ग्राउंड सरफेस पे आते हैं और वहीं पे जम जाते हैं, एक आइस क्रिस्टल की तरह सरफेस पे ही यहाँ पे ये स्टिक हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रॉस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेनफॉल की। रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल की 3 मेन टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे रेनफॉल जो है वो 3 तरह की होती है। कौन कौन सी है, सबसे पहले आती है कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है ड्यू टू थर्मल कन्वेक्शन करंट्स। थर्मल कन्वेक्शन करंट्स की वजह से कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। अब देखो थर्मल कन्वेक्शनल करंट्स क्यों बनेंगे, ड्यू टू इंसुलेशन हीटिंग ऑफ ग्राउंड सरफेस। जब ग्राउंड सरफेस गर्म हो जाएगा तो उसकी वजह से थर्मल कन्वेक्शन करंट बनेंगे, थर्मल कन्वेक्शन करंट्स बनेंगे तो रेनफॉल होगी। कैसे होता है पूरा प्रोसेस, हवा है अर्थ पे, यहाँ पे देखो हवा चल रही है, तो यहाँ पे क्या है, ग्राउंड जो है, ग्राउंड सरफेस जो है यहाँ पे गर्म हो गया, हवा ऊपर को उठ रही है, ऊपर को उठ रही है तो ये साथ में मॉइस्चर कैरी कर रही है। मॉइस्चर कैरी करके जब ऊपर को जाएगी तो ऊपर जाकर क्या बन जाएंगे, यहाँ पे क्लाउड्स बन जाएंगे। क्लाउड्स के बाद अगेन क्या होता है, जब वही ह्यूमिडिटी, एयर सैचुरेट हो गई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गई, ये सब जब जो भी कंडीशंस है इनकी फुलफिल हुई तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगी रेनफॉल। तो यहाँ पे रेनफॉल हो रही है, तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल करंट बन रहा है ना, यहाँ पे देखो ऊपर को जा रहा है, फिर घूमकर वापस पानी अर्थ पे आ रहा है, अगेन सेम प्रोसेस रिपीट होता है। तो ये कन्वेक्शन करंट भी कुछ इस तरह से ही बनता है ना, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है कन्वेक्शनल रेनफॉल का। अब कन्वेक्शनल रेनफॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कन्वेक्शनल रेनफॉल मोस्टली इक्वेटोरियल रीजन में देखने को मिलती है आफ्टरनून में। डेली आफ्टरनून में कन्वेक्शनल रेनफॉल इक्वेटोरियल रीजन में होती ही होती है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, बहुत कम टाइम के लिए होती है, लेकिन हैवी रेनफॉल होती है, एकदम से बारिश आती है, लेकिन कुछ टाइम के लिए ही होती है, ऐसा नहीं है कि पूरा दिन ही चल रही है। अब ये जो रेनफॉल होती है, ये इसमें जो क्लाउड्स बनते हैं वो कौन से होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं। थिक डार्क एंड एक्सटेंसिव क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स यहाँ पे बनते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल के अंदर। अब देखो क्लाउड्स क्या होते हैं, क्लाउड्स और उसकी टाइप्स की अगर हम बात करें तो रेनफॉल के बाद हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, क्लाउड्स क्या होते हैं और इसकी कौन सी टाइप्स है, जिसमें ये सारे क्लाउड्स आ जाएंगे। क्यूमुलोनिम्बस हो गया, स्ट्रेटस, क्यूमुलस, ये सारे क्लाउड्स के बारे में हम डिटेल में वहां पे डिस्कस करेंगे। अब इसमें और क्या होता है, इसमें क्लाउड तो होते ही है, साथ में थंडर और लाइटनिंग भी होती है, राइट, कन्वेक्शनल रेनफॉल के अंदर। नेक्स्ट आती है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल में अब देखो मॉइस्चर कैरी विंड्स जो है ये चल रही है, सामने से कोई भी जो है बैरियर आया, कोई भी माउंटेन आ गई तो इस माउंटेन के साथ ये जो विंड्स है, मॉइस्चर कैरिंग विंड्स है, ये टकराएगी और यहीं पे
बारिश हो जाएगी, जैसे हिमालयन रीजन में होती है। तो मॉइस्चर कैरिंग विंड्स जो है ये चलती है, माउंटेन के साथ टकराई और वहीं पे बारिश हो गई। इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। इट अकर्स ड्यू टू ascent ऑफ एयर फोर्स्ड बाय अ माउंटेन बैरियर। अब देखो यहाँ से विंड्स आ रही है, अब आ रही है तो यहाँ पे माउंटेन के साथ टकराएगी, यहाँ पे बादल बनेंगे और यहीं पे बारिश कर देगी। जो विंड्स है, कोल्ड एंड मॉइस्चर कैरिंग विंड्स यहाँ पे आती है, और जिस साइड बारिश होती है यहाँ पे ये माउंटेन के साथ टकराती है, उस साइड को बोलते हैं विंडवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड। और जो इसके ऑपोजिट वाली साइड होती है उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। अब यहाँ पे विंड्स आई, मॉइस्चर लेकर आई थी, यहीं पे माउंटेन के साथ टकराई और बारिश कर दी। उसके बाद ये जो विंड्स थी ये कौन सी बन गई, ये हॉट एंड ड्राई विंड्स हो जाएगी जब तक ये माउंटेन की दूसरी साइड पहुंचेगी। तो कौन सी बन जाएगी, हॉट एंड ड्राई विंड्स। और यहाँ पे जो रेनफॉल है वो ना के बराबर होती है, बहुत ही कम रेनफॉल होती है। राइट, विंडवर्ड साइड रेनफॉल ज्यादा होती है, लीवर्ड साइड ना के बराबर होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अगेन वही है, विंडवर्ड स्लोप में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है और लीवर्ड साइड पे कम रेनफॉल होती है। अब ये जो विंडवर्ड साइड होती है माउंटेन्स की, यहाँ पे कौन से क्लाउड्स बनते हैं, क्यूमुलस क्लाउड्स बनते हैं, और लीवर्ड साइड पे बनते हैं स्ट्रेटस क्लाउड्स। और ये कोई पर्टिकुलर सीजन में नहीं होती है, किसी भी सीजन में रेनफॉल जो है ओरोग्राफिक रेनफॉल हो सकती है। नेक्स्ट आती है फ्रंटल रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। ये होती है हवा की अपवर्ड मूवमेंट की वजह से। हवा की अपवर्ड मूवमेंट क्यों हो रही है, ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ कोल्ड एयर मास अगेंस्ट वार्म एयर मास। अब देखो यहाँ पे वार्म एयर मास है, वार्म एयर मास है, और इसके ऊपर यहाँ पे कौन सा आ रहा है, कोल्ड एयर मास। तो जैसे ही ये जो कोल्ड एयर मास है इसके ऊपर जाएगा, वार्म एयर मास के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आकर कंडेंसेशन होगी और यहाँ पे बारिश होगी, जिसको बोलते हैं फ्रंटल रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। अब ये जो साइक्लोनिक रेनफॉल होती है ये टेम्परेट साइक्लोन्स के साथ एसोसिएटेड होती है। जहां पे टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं तो वहीं पे ये फ्रंटल रेनफॉल भी होती है, क्योंकि वहां पे दो एक्सटेंसिव एयर मास जो है वो कन्वर्ज होते हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। वो जब कन्वर्ज होते हैं तो वहां पे फ्रंटल या साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। इसके अलावा टेम्परेट रीजन के अंदर सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले जो एयर मास है वो आपस में कन्वर्ज होते हैं। कन्वर्ज होने के बाद क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं तो उसके बाद उस रीजन में हैवी रेनफॉल होती है। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम क्लाउड्स के बारे में डिस्कस करेंगे।